Of all things in Western civilization, those which is Western nation has given us in most generous measure are law and order. While the small feeding bottle of our education is nearly dry and sanitation sucks in its own thumb in despair, the military organization, the magisterial offices, the police, the criminal investigation department, the secret spy system attain to an abnormal girth in their waist, occupying every inch of our country. This is to maintain order. But is not this order merely a negative good? Is it not for giving people's life greater opportunities for the freedom of development? Its perfection is the perfection of an eggshell whose true values lies in the security it affords to the chick and its nourishment and not in the convenience it offers to the person at the breakfast table. Mere administration is unproductive. It is not creative, not being a living thing. It is a steamroller, formidable in its weight and power, having its uses, but it does not help the soil to become fertile. When, after its enormous toil, it comes to offer us its boon of peace, we can but murmur under our breath that peace is good, but not more so than life, which is God's own great boon. So, हमारी कंट्री में सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, अनहाइजीनिक थी उस समय पर, बहुत ही ज़्यादा थी. अब तो फिर भी बहुत कुछ सिचुएशन चेंज हुई है एंड बेटर हुई है. उस समय एजुकेशन नहीं थी तो लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था. सो ही इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग लॉ एंड ऑर्डर. इट मे बी गुड कि हर कंट्री में एक मतलब हर कोने कोने में लॉ है, ऑर्डर मेंटेन है, मजिस्ट्रियल ऑफिसेज है, पुलिस है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर हमारे किस काम का? अगर हमारे पास बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़, सैनिटेशन, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे केस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होकर कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होता है. ऑन दी अदर हैंड, हमारी फॉर्मर गवर्नमेंट्स वर वुफुली लैकिंग इन मैनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट. But because those were not the governments by the nation, their texture was loosely woven, leaving big gaps through which our own life sent its thread and imposed its designs. I am quite sure in those days we had things that are extremely distasteful to us, but we know that when we walk barefooted upon ground strewn with gravel, our feet come gradually to adjust themselves to the caprices of the inhospitable earth. While if the tiniest particle of gravel finds its lodgment inside our shoes, we can never forget and forgive in its intrusion. तो हमारी पहले की जो गवर्नमेंट्स थी उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत कमियाँ थी, बहुत चीज़ें वो लैग भी करती थी, और साथ ही साथ उसमें हमारा पर्सनल टच था. हमारे लाइफ के थ्रेड्स भी कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट की डिज़ाइन में, उसकी वीविंग के डिज़ाइन में आते थे. लेकिन ये जो हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, ये कैसे हैं कि जैसे जब हम बेयरफुट बिना चप्पल के, शूज़ के जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो उसके पत्थर हमें कुछ समय तक चुभते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे पैर उससे एडजस्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर हमारे शूज़ में एक भी पत्थर घुस गया तो वो हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. तो उसी तरीके से जो पहले के गवर्नमेंट्स थे उसमें उनके खुद की कुछ कमियां थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडजस्टेबल थी, उसमें ह्यूमन टच था. तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग और हम उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते थे. लेकिन ये जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स है, जो नेशन हमें देती है, ये इस तरीके से जैसे किसी शू में पत्थर घुस जाना, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम देता है और उसको निकालना उतना ही मुश्किल होता है. These shoes are the government by the nation. It is tight, it regulates our step with closed-up system within which our feet have only the slightest liberty to make their own adjustment. तो ये जो शूज़, ये जो हमारी नेशन जो हमें गवर्नमेंट दे रहा है, जो मॉडर्न गवर्नमेंट दे रहा है, ये हमारे शूज़ की तरह है कि हमारे खुद के पैर जिस तरीके से एडजस्ट हो जाते थे, शूज़ एडजस्ट नहीं होता. उसी तरीके से ये गवर्नमेंट्स बहुत ही टाइट है, बहुत ही रिजिड है, ये हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होती, हमें इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है. Therefore, when you produce your statistics to compare the number of gravels which your feet had to encounter in former days with the paucity in the present regime, they hardly touch the real points. It is not a question of the number of outside obstacles, but the comparative powerlessness of the individual to cope with them. तो हम यहाँ पे obstacles, हम यहाँ पे difficulties, complexities के बारे में बात नहीं कर रहे. हम बात करेंगे किस तरीके से एक इंडिविजुअल उन ऑब्स्टैकल्स के अकॉर्डिंग कोप अप नहीं कर पा रहा है, कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये रिजिड है, ये फिक्स्ड है, इनमें चेंजेस, इनमें पर्सनल टच का कोई कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता. ये एक लॉ है तो इट इज़ देयर, वो लॉ किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा. इट इज़ अ गुड थिंग दो. रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी वो करी है कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ गुड, कि हम सभी को इक्वल ट्रीट करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से एक जो पर्सनल हार्डशिप्स फेस करता है इंसान, वो चीज़ें जो पर्सनल टच है ह्यूमंस का, वो इसमें खो जाता है. दिस नैरोनेस ऑफ फ्रीडम इज़ एन ईविल विच इज़ मोर रेडिकल नॉट बिकॉज ऑफ इट्स क्वांटिटी बट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. कि हमें हमारी फ्रीडम नहीं मिल रही और ये फ्रीडम सुकड़ती जा रही है. एंड वी कैन नॉट बट एक्नॉलेज दिस पैराडॉक्स दैट व्हाइल द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट मार्चेस अंडर इट्स बैनर ऑफ फ्रीडम, द नेशन ऑफ द वेस्ट
forges its iron chains of organizations which are the most relentless and unbreakable that have ever been manufactured in the whole history of man. So there is a difference between spirit of nation and the spirit of west and the nation of west. So this difference is again very important कि what are the different reasons कि जैसे spirit of west में हमें हमारी freedom नहीं under the nation of west हमें हमारी freedom नहीं मिलती है. Spirit of west ज़रूर equality और justice को वो दे रहा है, लेकिन nation of west तो हमें overpower कर रहा है, हमें adjustment नहीं करने दे रहा है. All of these things. When the humanity of India was not under the government of the organization, the elasticity of change was great enough to encourage men of power and spirit to feel that they had their destinies in their own hands. The hope of the unexpected was never absent, and a freer play of imagination on the part of both the governor and the governed had its effect in the making of history. तो जब हमारी ह्यूमैनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी नेशंस की वजह से ख़त्म नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पावर थी, हमारे पास स्पिरिट ऑफ फ्रीडम थी, हम अपनी खुद की डेस्टिनीज को फील कर पाते थे. इट्स जस्ट दैट देयर वाज एन इंक्लूजन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड spirituality and all of that stuff. We were not confronted with a future which was a dead white wall of granite blocks eternally guarding against the expression and extension of our powers, the hopelessness of which lies in the reason that these powers are becoming atrophied at their very roots by the scientific process of paralysis. तो हम अब हमारे फ्यूचर में, अब जब हमारी नेशन आ गया, तो हमारे फ्यूचर में बस लंबी लंबी इमारतें जो कि सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई दिखती है, और बस कुछ भी नहीं. देर ग्रे, देर वाइट, देर कलरलेस, देर लाइफलेस. और वो हमारे फ्रीडम को लिमिट कर रही है क्योंकि हम उसके थ्रू नहीं होकर जा पा रहे हैं. सो अगेन इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग कि हम उसके कि टैगोर चाहते हैं कि हम उन बिल्डिंग्स के थ्रू जा सकें, बट इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, वो चारों तरफ से हमें घेर के खड़े हुए हैं. For every single individual in the country of the no nation is completely in the grip of a whole nation, whose tireless vigilance, being the vigilance of a machine, has not the human power to overlook or to discriminate. At least the pressing of its button, the monster organization becomes all eyes, whose ugly stare of inquisitiveness cannot be avoided by a single person amongst the immense multitude of the ruled. At the least turn of its screw, by the fraction of an inch, the grip is tightened to the point of suffocation around every man, woman and child of a vast population, for whom no escape is imaginable in their own country or even in any country outside their own. तो ये नेशन इतनी बुरी तरीके से हर इंसान को जकड़ के रखता है कि किसी के लिए भी उसकी खुद की कंट्री में उसको एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है, और दूसरी भी नहीं है, क्योंकि इसने हर कंट्री को ये ओवर पावर करते जा रहा है. ये नेशन का कॉन्सेप्ट हर कंट्री में आते जा रहा है, तो वो अपनी कंट्री से निकल के कहीं और भी जाकर नहीं रह सकता है. It is the continual and stupendous dead pressure of this inhuman upon the living human under which the modern world is groaning. Not merely the subject races, but you who live under the delusion that you are free are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetish of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of a worldwide suspicion of greed and panic. I have seen in Japan the voluntary submission of the whole people to the trimming of their minds and clipping of their freedom by their government, which through various education agencies regulates their thoughts, manufactures their feelings, becomes suspiciously watchful when they show signs of inclining toward the spiritual, leading them through a narrow path, not toward what is true, but what is necessary for the complete welding of them into one uniform mass according to its own recipe. तो हमने जापान में देखा है कि जापान इतने बुरी तरीके से नेशन के अंदर आ चुका है कि लोगों के थॉट्स जो है वो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स जो है वो भी एक सिर्फ एक नेशन और वो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करे. और कहीं भी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा भी झुकाव दिखता है तो उसको बहुत ही क्विकली मिटा देने की कोशिश की जाती है. और ये पूरे के पूरे लोग जापान के जो है एक यूनिफॉर्म मास में बनते जा रहे हैं, एक जैसे रोबोट्स जैसे बनते जा रहे हैं. द पीपल एक्सेप्ट दिस ऑल pervading mental slavery with cheerfulness and pride of their nervous desire to turn themselves into a machine of power called the nation. तो वो इस चीज़ को, इस स्लेवरी को जिसमें वो खुद मशीन्स बनते जा रहे हैं, वो इसको बहुत ही चीयरफुली और बहुत ही प्राउडली इसको एक्सेप्ट करते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं and emulate other machines in their collective worldliness. When questioned as to the wisdom of its course, the newly converted fanatic of nationalism answers that so long as nations are rampant in this world, we have not the option freely to develop our higher humanity. We must utilize every faculty that we possess to resist the evil by assuming it ourselves in the fullest degree. For the only brotherhood possible in the modern world is the brotherhood of hooliganism. इतना ज़्यादा बोले कि सिर्फ hooliganism का brotherhood possible है. कोई humanity, कोई भाईचारा, कोई fraternity, no brotherhood, there is nothing left. और जब तक ये nations है ना, तब तक हम humanity की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे.
The recognition of the fraternal bond of love between Japan and Russia, which has lately been celebrated with an immense display of rejoicing in Japan, was not owing to any sudden recrudescence of the spirit of Christianity or of Buddhism, but it was a bond established according to the modern faith in a surer relationship of mutual menace of bloodshedding. तो ये जो जापान और रशिया के बीच की फ्रेंडशिप है, ये एक्चुअल में कोई फ्रेंडशिप नहीं है. इस वजह से नहीं है कि क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म या दो स्पिरिचुअल बीइंग्स ह्यूमंस के बीच की फ्रेंडशिप है. ये सिर्फ एक ब्लडशेड की फ्रेंडशिप है कि साथ में मिल के वो लोग वॉर्स लड़ रहे हैं और बैटल्स लड़ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. Yes, one cannot but acknowledge that these facts are the facts of the world of the nation, and the only moral of it is that all the peoples of the earth should strain their physical, moral and intellectual resources to the utmost to defeat one another in the wrestling match of powerfulness. In the ancient days, Sparta paid all her attention to becoming powerful. She did become so by crippling her humanity and died of the amputation. So Sparta, जो rules of Sparta है, they were considered as one of the earliest ones जहाँ पे laws, rules and regulations Sparta में place में आते. So Sparta is a place in Europe, in a country in Europe, and Sparta is considered as one of the first जहाँ पे laws, rules and regulations रहते हैं according to which the citizens should be governed. तो Sparta successful तो हुई, Sparta powerful तो हुई, but किस cost पे? At the cost of crippling their own humanity. But it is no consolation to us to know that the weakening of humanity from which the present age is suffering is not limited to the subject races, and that its ravages are even more radical, because insidious and voluntary in peoples who are hypnotized into believing that they are free. So लोगों को लगता है, लोगों को hypnotize किया जाता है, not in the general, in the literal sense hypnotize, but लोगों को ऐसा धोखा दिया जाता है, ऐसा illusion में रखा जाता है कि they are free, but they are actually not, because they are completely under the rule and the govern of the nation. This bartering of your higher aspirations of life for profit and power has been your own free choice, and I leave you there at the wreckage of your soul, contemplating your protuberant prosperity. तो ये हम खुद हैं, ये हम खुद इसके रीज़न है कि हम इस ग्रीड और पावर के उसमें फंसते जा रहे हैं, चक्र में फंसते जा रहे हैं, और हम खुद अपनी सोल के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए wreckage साबित करेंगे. But you will never be called to answer for organizing the instincts of self-aggrandizement of whole peoples into perfection and calling it good. I ask you, what disaster has there ever been in the history of man in its darkest period, like this terrible disaster of the nation fixing its fangs deep into the naked flesh of the world, taking permanent precautions against its natural relaxation? You, the people of the West, who have manufactured this abnormality, तो ये nation को एक abnormality बोलते हैं. It is the people of the West जिन्होंने इसको manufacture किया, इस product को, इस disease को. Can you imagine the desolating despair of this haunted world of suffering man possessed by the ghastly abstraction of the organizing man? कि ये जो किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड, ये परफेक्ट, ये मशीन, ये टेक्निकल मैन जो है वो ओवर पावर कर रहा है द ह्यूमन, द मोरल मैन को. Can you put yourself into the position of the peoples who seem to have been doomed to an eternal damnation of their own humanity, who not only must suffer continual curtailment of their manhood, but even raise their voices in paeans of praise for the benignity of a mechanical apparatus and its interminable parody of providence? Have you not seen, since the commencement of the existence of the nation, that the dread of it has been the one gobbling dread which the whole world has been troubling? Wherever there is a dark corner, there is a suspicion of its secret malevolence, and people live in a perpetual distress of its back where it has no eyes. So you, the people of the West, can you realize what you have done? That you have put all the humans to an eternal damnation, कि सारे humans अपनी खुद की बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं. हर जगह darkness छाईती जाएगी, and लोगों को realize भी नहीं होगा कि वो किस problem में फंस रहे हैं. Every sound of a footstep, every rustle of a movement in the neighborhood and sends a thrill of terror all around. कि जैसे ही कुछ भी थोड़ी सी हलचल होती है और एकदम से लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं फिर से कोई वॉर ना आ जाए. It makes one almost openly unashamed of inhumanity. Clever lies become matters of self-congratulations, कि किस तरीके से चालाकियों से लोग अपने झूठ को छिपा रहे हैं, और वो उसको लोग बहुत प्रेस करने लग गए इस नेशन की उसमें, that how diplomatic, how smart. Solemn pledges become a farce laughable for their very solemnity. The nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flag and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the nation is the greatest evil for the nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril.
तो जैसे ही ये जो ये नेशन में इतने सब ये फ्लैग्स और ये हिम्स और ये सॉन्ग्स एंड ये पेट्रियोटिज़म, ये सब एक झूठ है, एक दिखावा है। और जैसे ही कोई दूसरा वो है जो कि एक नेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एंड इट डिक्लेयर्स इटसेल्फ अ नेशन, इट इज़ देन गिविंग बर्थ टू अ न्यू ईविल, टू अ न्यू पेरिल. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in the paralyzed flesh of victims just kept enough alive to make them toothsome and nutritious. Therefore, it is ready to send its poisonous fluid into the vitals of the other living peoples who, not being nations, are harmless. तो वो कैसे अपना जहर फैला रहा है उन लोगों में भी जो कि नेशंस नहीं हैं, तो उन लोगों के ऊपर फीड करके उनमें अपना जहर बना रहा है, उनको भी अपने जैसा करने की कोशिश कर रहा है. For this, the nation has had and still has its richest pasture in Asia, Great China, rich with her ancient wisdom and social ethics. Her discipline of industry and self-control is like a whale awakening the lust of spoil in the heart of the nation. She is already carrying in her quivering flesh harpoons sent by the unerring aim of the nation, the creature of science and selfishness. Her pitiful attempt to shake off traditions of humanity, social ideals, spend her exhausted resources in drilling herself into modern efficiency, is thwarted at every step by the nation. कि कैसे नेशंस हर स्टेप पर ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहा है, अपने सोशल आइडियल्स को ख़त्म कर रहा है, ह्यूमन आइडियल्स और ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहा है, और अपने जो रिसोर्सेज बचे कुछ रिसोर्सेज है उन्हें सिर्फ मिसयूज़ और ख़त्म करते जा रहा है, पता नहीं किस मॉडर्निटी के चक्कर में. It is tightening its financial ropes around her, trying to drag her up on the shore and cut her into pieces, and then go and offer public thanksgiving to God for supporting the one existing evil and shattering the possibility of a new one. And for all this, the nation has been claiming the gratitude of history and all eternity for its exploitation, ordering its band of praise to be stuck up from end to end of the world, declaring itself to be the salt of the earth, the flower of humanity, the blessing of God, hurled with all his force upon the naked skulls of the world of no nations. तो कैसे ये जो नेशंस है, ये जो जो नो नेशंस है, जो अभी भी लैंड्स है जिन्होंने अपने आप को नेशन डिक्लेयर नहीं किया था, उनके ऊपर कैसे फीड कर रहे हैं, कैसे उनको कंडेम कर रहे हैं. यू नो, I know what your advice will be. You will say, form yourselves into a nation and resist this encroachment of the nation. But is this the true advice? That of a man to a man? Why should this be a necessity? I could well believe you if you had said, be more good, more just, more true in your relation to man, control your greed, make your life wholesome in its simplicity, and let your consciousness of the divine in humanity be more perfect in its expression. तो ही हिमसेल्फ इज़ गिविंग अ सोल्यूशन कि ज़्यादातर लोग हो सकता है यही कहेंगे कि जस्ट आप अपने आप को एक नेशन में फॉर्म कर लो, लेकिन नेशन के ये जितनी भी बुराइयां हैं, नेशन की जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट मत होने दो, उसको बिल्कुल ऐसे फॉलो मत करो, सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो एज अ नेशन. तो बोलते कि इज़ दिस अ ट्रू एडवाइस, इज़ दिस द प्रॉपर सोल्यूशन, क्या ये सही तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे. रादर हमें इस चीज़ में ये करना चाहिए कि हम और अच्छे बने, और जस्ट बने, और इक्वल बने, और ह्यूमेन बने, और मॉरल बने, और अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करें, ये हमारा गोल होना चाहिए. But must you say that it is not the soul but the machine which is of the utmost value to ourselves, and man's salvation depends upon his disciplining himself into perfection of the dead rhythm of wheels and counter wheels? तो क्या ये ज़रूरी है ये कहना, क्या ये चीज़ एक्चुअल में सही है कि हम हमारी सोल से ज़्यादा हमारी मशीनरी को, हम अपने आप को एज अ रिसोर्स देखें कि हमारी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में? वॉट इज़ दिस दैट वी आर, हम अपने आप को कितने परफेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बनाते जा रहे हैं? एंड हमें परफेक्ट होने की क्या ज़रूरत है व्हेन वी आर ह्यूमंस आर मेंट टू बी इनपरफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. That machine must be pitted against machine and nation against nation in an endless bullfight of politics. You say these machines will come into an agreement for their mutual protection based upon a conspiracy of fear. But will this federation of steam boilers supply you with a soul? क्या ये स्टीम बॉयलर्स, ये मशीन, ये रोबोटिक्स, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, क्या ये सब हमें एक सोल, हमें ह्यूमैनिटी दे पाएगी? अ सोल विच हैज़ हर कॉन्शियंस एंड हर गॉड.
what is to happen to that larger part of the world where fear will have no hand in restraining you. Whatever safety they now enjoy, those countries of no nation, from the unbridled license of forge and hammer and turn screw, results from the mutual jealousy of the powers. But when, instead of being numerous separate machines, they become riveted into one organized gregarious nest of gluttony, commercial and political, what remotest chance of hope will remain for those others who have lived and suffered, have loved and worshipped, have thought deeply and worked with meekness, but who only has been that they have not organized? तो उनके लिए क्या, उन लोगों के लिए जिन्हें ये सब नहीं करना है, जो ऐसे नहीं है, जो अपने आप को कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते, किसी मशीनरी का, किसी टेक्निकल उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहते, जो सिर्फ लव एंड फ्रेंडशिप एंड ह्यूमैनिटी एंड इमोशंस पे काम करना चाहते हैं, उन लोगों का क्या? बट दे यू से that does not matter, the unfit must go to the wall, they shall die and this is science. कि जो लोग अपने आप को नेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, वो जाके they will just die, they shall die, there is no other use of them. No, for the sake of your own salvation, मोक्ष मुक्ति, I say they shall live and this is the truth. कि उन लोगों को जीते रहना चाहिए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो एक लेसन बनना चाहिए बाकी लोगों के लिए. इट इज़ एक्सट्रीमली बोल्ड ऑफ मी टू से सो, बट आई assert that man's world is a moral world, not because we blindly agree to believe it, but because it is so in truth, which would be dangerous for us to ignore. तो ऐसा नहीं है कि मैन का वर्ल्ड एक मॉरल वर्ल्ड है बिकॉज मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, और इस ट्रूथ को, इस रियलिटी को इग्नोर करना विल बी वेरी रॉन्ग एंड वेरी डेंजरस. ये मॉरल नेचर ऑफ मैन जो है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अपने खुद के मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट से. मतलब ये मॉरल नेचर, इसको हम, you cannot secure it for your home consumption with protective tariff walls, while in foreign parts making it enormously accommodating in its free trade of license. Has not this truth already come home to you now, when this cruel war has driven its claws into the vitals of Europe? तो क्या हम इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, जब यूरोप पूरी तरीके से वॉर में ख़त्म हो चुका है, व्हेन हर होर्ड ऑफ वेल्थ इज बर्स्टिंग इनटू स्मोक एंड ह्यूमैनिटी शैटर्ड, यू आस्क इन अमेजमेंट व्हाट हैज शी डन टू डिजर्व दिस? द आंसर इज दैट द वेस्ट हैज बीन सिस्टमैटिकली पेट्रिफाइंग हर मॉरल नेचर इन ऑर्डर टू ले अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर हर gigantic abstractions of efficiency. तो जब इतना कुछ हो चुका है, कि जब पूरा यूरोप पूरी तरीके से वॉर में ग्रिपल हो चुका है, उसके बाद भी हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यूरोप ने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या हुआ है यूरोप में कि उसको इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर्स वगैरह का वो सहना पड़ रहा है? तो उसका आंसर है कि उन्होंने अपने आप को एक नेशन में बनाया है. ये आइडिया ऑफ नेशन जो है, ये रीज़न है वॉर के होने का. In your medieval age in Europe, the simple and the natural man with all his violent passions and desires were engaged in trying to find out a reconciliation in the conflict between the flesh and the spirit. कि medieval age में जब ये नेशन का कॉन्सेप्ट यूरोप ने नहीं बर्थ दिया था जिसको, तो मैन जो है उसके अंदर भी बहुत एग्रेशन होता था, लेकिन वो उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता था, वो उस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता था. खासकर वो कॉन्फ्लिक्ट जो उसके फ्लैश और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, उसकी ड्यूटी, उसके राइट और भगवान के बीच में, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इसके बीच में जो है, ऑल थ्रू द टर्बुलेंट करियर ऑफ हर विगरस यूथ, द टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल फोर्सेज बोथ एक्टेड स्ट्रॉन्गली अपॉन हर नेचर व्हेन वर मोल्डिंग इट इनटू कंप्लीटनेस ऑफ मॉरल पर्सनैलिटी. Europe owes all her greatness in humanity to that period of discipline, the discipline of the man in his human integrity. तो यूरोप का जितना भी ग्रेटनेस है, यूरोप जितने भी उसके पावरफुल नेशंस है, बीट फ्रांस बीट ब्रिटेन, जितने भी है, वो सब वो करते हैं उस मेडिवल एजेस को, क्योंकि उन मेडिवल एजेस में जिसमें इंसान नेचुरल था, इंसान फ्री था, नेशन के कब्जे में नहीं था, वो उस मैन ने जो काम किया है उसके फ्रूट्स देखने को मिलते हैं यूरोप की ग्रेटनेस के लिए. और ये जो वॉर हो रहा है यूरोप में, it is only and only because of the formation of nation. Then came the age of intellect, of science. We all know that intellect is impersonal. तो पहले अब ये स्पिरिट ख़त्म हो गई, स्पिरिचुअल उसका पीरियड ख़त्म हो गया, और अब आया द एज ऑफ इंटेलेक्ट एंड साइंस. और हमें पता है कि इंटेलेक्ट इज़ इम्पर्सनल, कि इंटेलेक्ट में कोई भी पर्सनल टच, ह्यूमन टच नहीं है. हमारा लाइफ, हमारा हार्ट हमारे साथ है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो हमारे पर्सनल के साथ डिटैच रहता है. हमारा दिल और दिमाग हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे बारे में नहीं, हमारे बारे में मतलब ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते हैं.
हमारे पर्सनल माइंड से डिसाइड होके मतलब डिटैच होके दिमाग खुद के थॉट्स लेता है, विच डज नॉट मीन्स लिटरली, बट खुद के थॉट्स ना मतलब वो खुद ही अपने पाथ पे चले जाता है, वो हमारे दिल से, हमारे कॉन्शियस से अलग हो जाता है। आर इंटेलेक्ट इज़ एन एस्थेटिक हु वेयर्स नो क्लोथ्स। हमारी इंटेलेक्ट जो है कोई कपड़े नहीं पहनता है, कोई खाना नहीं लेता है, इसको कोई नींद, कोई इच्छा, कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं। हमारा इंटेलेक्ट, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल एक इम्पर्सनल से रोबोट की तरह है, उसमें कोई भी ह्यूमन लिमिटेशंस नहीं है, जो सिर्फ रीज़न करता है, जिसको कितना भी कोई भी कुछ भी वो अनमूवेबल है, कोई भी पिटी कुछ भी काम नहीं करती है, और कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारे इंटेलेक्ट अनमूवेबल है। It burrows to the roots of things because it has no personal concern with the thing itself. हमारी इंटेलेक्ट हमारी है, लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी डिफ़िकल्टीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने ऊपर काम करता है, वो सिर्फ एक चीज़ जानता है, हमारा इंटेलेक्ट सिर्फ एक चीज़ है, रीज़न करना। बस उसे यही आता है, उसे सिर्फ साइंस, रीजनिंग, इंटेलेक्ट यही सब पता है। जो the grammarian walks straight through all poetry and goes to the roots of the word without obstruction because he is not seeking the reality but law. तो एक जो ग्रामेरियन है वो एग्जाम्पल देता है कि हमारा इंटेलेक्ट जो है वो ग्रामेरियन की तरह है, कि ग्रामर क्या देखता है, ग्रामर नहीं देखेगा कि वो पोएट एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा है, या पोएट ने कितने उसके साथ कितनी हाउ एबलफुली, मतलब कितनी how smartly the poet has conveyed and portrayed the words to portray the feelings of himself। लेकिन वो ये सब नहीं देखता है। ग्रामेरियन क्या देखेगा कि सिर्फ देखेगा कि जो पोएम है उसमें ग्रामर कितनी गलत तरीके से यूज़ है। एंड द सेम थिंग विथ इंटेलेक्ट, वो कुछ नहीं देखेगा कि हमारा ह्यूमन कैसा है, लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हमारे अपने कौन है, वो सिर्फ ये देखेगा व्हाट इज़ द लॉ। That's it. When he finds the law, he is able to teach people how to master words. This is a power, the power which fulfills some special usefulness, some particular need of man. Reality is the harmony which gives to the component parts of a thing the equilibrium of the whole. You break it and have in your hands the nomadic atoms fighting against one another, therefore unmeaning. तो reality से पूरी तरीके से परे, इंटेलेक्ट को बस एक चीज़ चाहिए, सिर्फ रीज़न चाहिए, सिर्फ लॉ चाहिए। वो कोई रियलिटी नहीं देखता कि कोई इंसान किस सिचुएशन में है, कि मुश्किलों से गुजर रहा है। Those who covet power try to get mastery of these original fighting elements and through some narrow channels force them into some violent service for some particular needs of man. और जब ये इंटेलेक्ट ओवर पावर करते हैं तो इंसान सिर्फ लड़ता रहता है, और कोई इंडिविजुअल्स होंगे जो इन इंसानों के ऊपर एक उनके लीडर, उनके चीफ के जैसे बन के, और फिर उनको एक नेशन में ऑर्गेनाइज करता है, और सिर्फ कुछ लोगों की ग्रीड को फुलफिल करते हैं और बाकी लोगों को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं। This satisfaction of man's needs is a great thing. It gives him freedom in the material world. It confers on him the benefit of a greater range of time and space. He can do things in a shorter time and occupies a larger space with more thoroughness of advantage. Therefore, he can easily outstrip those who live in a world of slower time and of space less fully occupied. तो ये सब जो है जब इंटेलेक्ट ओवर पावर कर लेता है तो इंसान जो है वो एक ऐसी स्पेस में वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, डेवलपमेंटल हो जाता है, और मतलब इतना ज़्यादा पावर ड्रिवन हो जाता है कि एक रोबोट के जैसे बस काम करते रहता है। और जो स्लो है, जो अपने टाइम और प्लेस में रह रहे हैं, जिन्हें इतना ग्रीन नहीं है, वो उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देता है। This progress of power attains more and more rapidity of pace, and for the reason that it is a detached part of man, it soon outruns the complete humanity. The moral man remains behind because it has to deal with the whole reality, not merely with the law of things, which is impersonal and therefore abstract. और जो रियल मैन है ना, जो रियलिटी के साथ टच में, वो इसीलिए धीरे है क्योंकि वो सबके साथ रहता है। उसको सिर्फ लॉ नहीं देखना है, उसको अपनी रिलेशनशिप भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखना है, अपनी मोरालिटी भी देखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी भी देखना है। सो जो रियल मैन है उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना है, और जो इम्पर्सनल, जो इंटेलेक्चुअल मैन है वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, दैट इज़ द रीज़न एंड इट्स डन। तो वो पर्सन कोई और चीज़ देखता ही नहीं है। Thus, man with his mental and material power far outgrowing his moral strength is like an exaggerated giraffe whose head has suddenly shot off miles away from the rest of him, making normal communication difficult to establish. तो जो इंटेलेक्चुअल मैन है वो एक जिराफ के जैसे, जिसकी गर्दन अचानक से इतनी ऊंची हो गई है कि वो उसके खुद से, उसकी रियलिटी से बहुत दूर है, और उसे लग रहा है कि वो उसने बहुत डेवलपमेंट कर दिया है। This greedy head with its huge dental organization has been munching all the topmost foliage of the world, but the nourishment is too late in reaching his digestive organs, and his heart is suffering from the want of blood.
तो ये जो मैन है ना वो इतना ग्रीडी, उसका ये जो मतलब जो जिराफ के कंपैरिजन में बता रही कि उसने अपनी गर्दन तो बहुत ऊंची कर ली है और वो बिल्कुल टॉप और सबसे अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो उस जिन चीज़ों का नरिशमेंट उसको पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, यानी वो इंसान इतना दूर पहुंच चुका है रियलिटी से, क्योंकि कि वो मटीरियली तो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, उसके पास बेस्ट मटीरियल थिंग्स है, लेकिन उन मटीरियल थिंग्स का जो इफेक्ट है, जो एडवांटेज है, वो हर कोई नहीं उठा पा रहा है। और उसका दिल अभी तक भी मतलब want of blood, that of course means कि उसका दिल मतलब है ही नहीं, मतलब the people don't have what the person is not distributing it with everybody। वो सिर्फ एक चीज़ में है कि वो बस डेवलपमेंट एंड सक्सेस के पीछे पड़ा हुआ है। Of this present disharmony in man's nature, the West seems to have been blissfully unconscious. The enormity of its material success has diverted all its attention towards self-congratulations on its pulp। कि ये जो इतना मटीरियल सक्सेस है वो खुद ही को कॉन्ग्रेचुलेट करते जा रहा है, खुद ही को बहुत ही महान समझते जा रहा है कि दे हैव अचीव समथिंग वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड। The optimism of its logic goes on basing the calculations of its good fortune upon the indefinite prolongation of its railway lines towards eternity. It is superficial enough to think that all tomorrows are merely todays with the repeated additions of 24 hours. It has no fear of the chasm which is opening wider every day between man's ever-growing storehouses and the emptiness of his hungry humanity. Logic does not know that under the lowest bed of endless strata of wealth and comforts, earthquakes are being hatched to restore the balance of the moral world. And one day, the gaping gulf of spiritual vacuity will draw into its bottom the store of things that have their eternal love for the dust. तो हर चीज़ एक dust में, everything is the humanity, the life, the man, the emotions, everything is just turning into dust and they're becoming into machines जो कि tirelessly work करते जा रहे हैं और वो इस work को बहुत ज़्यादा they are thinking that it is some kind of a very big achievement that they have done, but in reality वो अपने आप से सारा के सारा टच लूज करते जा रहे हैं। Logic does not know that under the lowest bed of endless strata of wealth and comforts, earthquakes are being hatched to restore the balance of the moral world. And one day, the gaping gulf of spiritual vacuity will draw into its bottom the store of things that have their eternal love for the dust। कि ये सब इन सब के ऊपर मतलब ये इतनी ज़्यादा दूर हो चुके हैं लॉजिक और इंटेलेक्ट और ये सब रियलिटी से कि उसके अंदर जो मॉरल अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो उसे पता ही नहीं कि कितना मॉरली गलत हो रहा है। मैन इन हिज फुलनेस इज़ नॉट पावरफुल बट परफेक्ट। Therefore, to turn him into mere power, you have to curtail his soul as much as possible. When we are fully human, we cannot fly at one another's throats. Our instincts of social life and traditions of moral ideals stand in the way. If you want me to take to butchering humans beings, you must break up that wholeness of my humanity through some discipline which makes my will dead, my thoughts numb, my movements automatic, and then form the dissolution of the complex personal man will come out that abstraction and drastic force which has no relation to human truth and therefore can easily be brutal or mechanical। तो अगर आपको एक ह्यूमन को नेशन के अकॉर्डिंग बनाना है तो बस उसकी सोल को जितना हो सके उतना बचर करते जाओ, उसको ख़त्म करते जाओ, ह्यूमैनिटी को उसके से ख़त्म कर दो, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को बिल्कुल नम बना दो कि वो कुछ फील ही ना कर पाए और वो सारा काम सिर्फ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और नेशन के अकॉर्डिंग करता रहे, and then you have destructed the human force and you have given birth to something brutal, mechanical। Take away from man his natural surroundings, fullness of his communal life, living associations of beauty, love and social obligations, you will be able to turn it into fragments of machine। तो उससे ये सब ये नेचर कि नेचर उतना उसको कितना कुछ देता है, उसकी फुलनेस की सिर्फ एक नेचर के होने से था मैन वॉज कंटेंट, मैन डिडंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर इट्स लाइफ एंड फॉर लिविंग। और उसकी कम्यूनल हारमनी, उसके रिलेशनशिप्स की ब्यूटी, लव, सोशल ऑब्लिगेशन सब हटा दोगे एंड यू हैव टर्न द मैन इनटू अ मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ऑन अ जायंटिक स्केल। टर्न अ ट्री इनटू अ लॉन्ग, इट विल बर्न फॉर यू बट इट विल नेवर बेयर लिविंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो इन वन लाइन उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कर दिया है पार्ट को कि एक पेड़ एक लॉग तो बन जाएगा, उसको कट कर दो, उसके पत्ते हटा दो, उसकी रूट्स हटा दो, लो वो लॉग बन गया और वो जल भी जाएगा, तुम्हें गर्मी भी दे देगा, बट वो कभी भी आगे फ्रूट्स और फ्लावर्स बेयर नहीं कर पाएगा, उसके अंदर से उसकी लाइफ और उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। एंड द सेम थिंग विथ द मैन। दिस प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन इन कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये कॉमर्स और पॉलिटिक्स यही काम करते हैं ह्यूमन को डीह्यूमनाइज करने का, उसके अंदर से ह्यूमैनिटी हटाने का। एंड आउट ऑफ द लॉन्ग बर्थ थ्रूज ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज हैज़ बीन बॉर्न दिस फुली डेवलप्ड apparatus of magnificent power and surprising appetite which has been christened in the West as the nation।
As I have hinted before, because of its quality of abstraction, it has, with the greatest ease, gone far ahead of the complete moral man. And having the conscience of a ghost and the callous perfection of an automation, it is causing disasters of which the volcanic dissipations of the youthful moon would be ashamed to be brought into comparison. As a result, the suspicion of man for man stings all limbs of his civilization like the hairs of the nettle. Each country is casting its net of espionage into the slimy bottom of the others, wishing for their secrets, treacherous secrets which brew into the oozy depths of diplomacy. तो बस डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चेहरे पे वो बस एक दूसरे के ऊपर स्पाई टीम्स, एस्पियोनाज, सीक्रेट्स वगैरह डिस्कवर करना चाह रहे हैं, एक दूसरे कंट्री के कोड्स और एक दूसरे की कंट्री के उसमें सिस्टम्स में हैक करना चाहते हैं. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग. व्हाट इज़ देयर सीक्रेट सर्विस फॉर द नेशंस अंडरग्राउंड ट्रेड इन किडनैपिंग, मर्डर, ट्रेचरी, यही सब हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. नेशंस दिखाते हैं कि दे आर डिप्लोमेटिक, दे आर ट्रूथफुल, दे आर करेक्ट, बट द रियलिटी दैट इज हैपनिंग इज किडनैपिंग, मर्डर, ट्रेचरी. क्योंकि हर नेशन की उसकी खुद की हिस्ट्री है ऑफ थ्राइविंग एंड लाइज एंड ब्रोकन फेथ. देयरफॉर देयर कैन ओनली flourish international suspicion and jealousy, and international moral shame becomes endemic to a degree of ludicrousness. The nation's bagpipe of righteous indignation has so often changed its tune according to the variation of time and to the altered groupings of the alliances of diplomacy that it can be enjoyed with amusement as the variety performance of the political music hall. तो यही हो रहा है कि मतलब everything, you know, it's the same thing repeated, being repeated again and again, कि इसकी पूरी humanity ख़त्म हो रही है, कि nation इस तरीके से हो रहा है कि बस वो diplomacy और alliances और ऑफिशियल फ्रेंडशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बस यही सब हो रहा है. उनके बीच में कोई ह्यूमैनिटी, कोई फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं बची है. और इस डिप्लोमेसी के अंडर में बस एक दूसरे की नेशंस के ऊपर स्पाई करना, उनके कोड्स हैक करना, यही सब काम हो रहा है. I'm just coming from my visit to Japan, where I exhorted this young nation to take its stand upon the higher ideals of humanity and never to follow the West in its acceptance of the organized selfishness of nationalism as its religion, never to gloat upon the feebleness of its neighbors, never to be unscrupulous in its behavior to the weak where it can be gloriously mean with impunity, while turning its right cheek of brighter humanity for the kiss of admiration to those who have the power to deal with a blow. तो टेकोर इस कि वो अभी अभी जापान से रिटर्न करे, और उन्होंने वहाँ पर भी यही समझाने की कोशिश की कि बस ये नेशनलिज्म के चक्कर में अपने यंग माइंड्स को क्रिपल मत होने दो, अपनी ह्यूमैनिटी को क्रिपल मत होने दो, अपनी हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी को मत ख़त्म हो जाने दो. कुछ some newspapers have praised my utterances or for their poetical qualities while adding with a layer that it was the poetry of a defeated people. तो कुछ न्यूज़पेपर्स ने मेरी तारीफ़ तो की है, बट इसलिए नहीं क्योंकि मेरे थॉट्स ऐसे हैं, बट इसीलिए क्योंकि मैं उसको कितनी पोएटिकली बोल रहा हूँ, मेरे लिटरेचर की तारीफ़ की है. आई फेल दे वर राइट. जापान हैड बीन टॉट इन अ मॉडर्न स्कूल द लेसन हाउ टू बिकम पावरफुल, एंड आई थिंक दे आर राइट कि वो नहीं समझ पाएंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जापान नेशन के अंडर एक मॉडर्न कंट्री बना है, मॉडर्न नेशन बना है. The schooling is done and she must enjoy the fruits of her lessons. अब सारा काम हो चुका है, वो नेशन तैयार है, स्कूलिंग हो चुकी है, अब उसका लेसन आएगा. The West, in the voice of a thundering cannon, had said at the door of Japan, "Let there be a nation," and there was a nation. And now that it has come into existence, why do you not feel in your heart of hearts a pure feeling of gladness and say that it is good? Why is it that I saw in an English paper an expression of bitterness at Japan's boasting of our superiority of civilization, the thing that the British along with other nations has been carrying on for ages without blushing? तो अगर जापान इतना ही मॉडर्न हो चुका है, इतना नेशन हो चुका है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अभी भी मुझे बिटरनेस वहाँ पे दिख रही है? बिटरनेस इन द सेंस कि क्यों अभी भी वहाँ पे दुख है, क्यों वहाँ पर अभी भी लोगों के बीच में एनमिटी है? एंड वाई आर दी अदर नेशंस की, अगर जापान हैज़ टर्न इनटू सिविलाइजेशन, टर्न इनटू अ नेशन जो कि वेस्ट हमेशा से चाहता था, तो फिर क्यों खुद वेस्ट ही जापान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसको मॉक कर रहा है कि वो तो बोस्ट कर रहा है अपने सिविलाइजेशन के बारे में? बिकॉज द आइडियलिज्म और सेल्फिशनेस मस्ट कीप इट सेल्फ ड्रंक विद अ कंटिन्यूअल डोज ऑफ सेल्फ लॉडेशन. But the same vices which seem so natural and innocuous or in its own life make it surprised and angry at their unpleasantness when seen in other nations. Therefore, when you see the Japanese nation created in your own image, launched in its career of national boastfulness, you shake your head and say it is not good. Has it not been one of the causes that raised the cry on these shores for preparedness to meet one more power of evil with a greater power of injury? Japan protests that she has her Bushido, that she can never be treacherous to America, to whom she owes her gratitude, but you find it difficult to believe her, for the wisdom of the nation is not in its faith in humanity, but its complete distress. तो जापान कहता है कि अमेरिका इज़ आवर फ्रेंड, हम उसको कभी अपना एनिमी नहीं बनाएंगे, उसको कभी धोखा नहीं देंगे, बट दिस इज़ वॉट अ नेशन इज़. यू कैन नेवर हैव ट्रस्ट इन नेशन.
इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, क्योंकि कोई ह्यूमैनिटी नहीं है तो ह्यूमैनिटी में फेथ ही नहीं बचेगा. You say to yourself that it is not with Japan of the Bushido, the Japan of moral ideas that you have to deal with its abstraction of the popular selfishness. It is with the nation, and nation can only trust nation where their interest quells, or at least do not conflict. In fact, your instinct tells you the advent of another people into the arena of nationality makes another addition to the evil which contradicts all that is highest in man and proves by its success and unscrupulousness is the way to prosperity and goodness is good for the weak and God is the only remaining consolation of the defeated. तो नेशन एक दूसरे नेशन को सिर्फ तभी सपोर्ट करेगा जब वो या तो वो उसके आइडियल्स मतलब उसके गोल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, या फिर वो उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, या उनके इंटरेस्ट कोलाइड नहीं हो रहा है. वरना एक नेशन के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए, कभी वो साथ में भी नहीं आएंगे. तो ये जो नेशंस दूसरे नेशंस के साथ भी आते हैं, इट इज़ ओनली फॉर देयर ओन सेल्फ गुड एंड सेल्फ डेवलपमेंट. उसमें वो खुद का फ़ायदा देख रहे हैं. Yes, this is the logic of the nation and it will never heed the voice of truth and goodness. यही लॉजिक है कि नेशन सिर्फ अपने खुद के मतलब के लिए ये सब कर रहा है. एंड इट विल गो ऑन इट्स रिंग डांस ऑफ मॉरल करप्शन, लिंकिंग स्टील अनटू स्टील एंड मशीन अनटू मशीन, trampling under its tread all the sweet flowers of simple faith and the living idols of man. We delude ourselves into thinking that humanity in the modern days is more to front than ever before. The reason of this self-delusion is because man is served with the necessaries of life in great profusion and his physical ills are being alleviated with more efficacy. तो हमें आज के टाइम में देखने से ये ज़रूर लगता है कि ह्यूमैनिटी तो बहुत प्रॉस्पर्स कर रही है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. द चीफ पार्ट ऑफ दिस इज डन नॉट बाय मॉरल सैक्रिफाइस बट बाय इंटेलेक्चुअल पावर. In quantity, it is great, but it springs from the surface and spreads over the surface. Knowledge and efficiency are powerful in their outward effect, but they are the servants of man, not the man himself. Their service is like the service in a hotel where it is elaborate, but the host is absent. It is more convenient than hospitable. Therefore, we must forget that the scientific organizations vastly spreading in all directions are strengthening our power, but not our humanity. तो ये जो नेशन है ये हमारी ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है. With the growth of power and cult of the self-worship of the nation, it grows in ascendancy, and the individual willingly allows the nation to take donkey rides upon his back, where there happens the anomaly which must have such disastrous effects that the individual worships with all sacrifices a god which is morally much inferior to himself. This could never have been possible if the god had been as real as the individual. Let me give an illustration of this in point. In some parts of India, it has been enjoined as an act of great piety for a widow to go without food and water on a particular day every fortnight. तो अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, पावर ग्रो हो रही है, ये जो सेल्फ वर्शिप ऑफ द नेशन है ना, ये ग्रो होती जा रहा है. मतलब नेशन अपने आप को प्रेस कर रहा है एंड द इंडिविजुअल विलिंगली अलाउज द नेशन. और वो इंडिविजुअल भी होने तरह की नेशन अपने आप को बहुत ही महान समझ रहा है कि दे हैव अचीव्ड सो मच. There happens the anomaly which must have had such disastrous effects that the individual worships with all sacrifices a god which is morally much inferior to himself. तो इंडिविजुअल एक ऐसे भगवान की पूजा कर रहा है जो भगवान उससे कहीं ज़्यादा लेस मॉरल है. यानी कि इट्स नॉट द गॉड बट मतलब वो एक ऐसे नेशन को बहुत ही ग्रेट मान रहा है, बहुत ही वर्शिप्ड मान रहा है, जो कि जिसमें मोरालिटी है ही नहीं. ह्यूमन में ज़्यादा मोरालिटी है एज़ कम्पेयर टू दी नेशन, होल नेशन इटसेल्फ. एक इंडिविजुअल ह्यूमन में पूरे नेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा मोरालिटी है. इसका एग्जाम्पल दे रहे कि हमें कि हाउ ही इज़ गिविंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट अ विडो जिसके ऑफकोर्स हस्बैंड की डेथ हो गई है, दे हैव टू गो विदाउट फूड एंड वाटर ऑन अ पर्टिकुलर डे एवरी फोर्टनाइट. तो हर 14 डेज़ में कोई एक दिन होता है जिसमें उन्हें विदाउट फूड एंड वाटर रहना पड़ता है. दिस ऑफन लीड्स टू क्रूअल्टी, अनमीनिंग एंड इनह्यूमन, एंड येट men are not by nature cruel to such a degree. But this piety, being a mere unreal abstraction, completely deadens the moral sense of the individual, just as the man who would not hurt an animal unnecessarily would cause horrible suffering to a large number of innocent creatures when he sports his feelings with the abstract idea of sport. Because these ideas are the creations of our intellect, because these are logical classifications, therefore they can so easily hide in their midst the personal man. तो ये जितने भी ये जो आइडियल्स नेशन क्रिएट कर रहा है, ये सब किसकी क्रिएशन है? ये हमारे लॉजिक और हमारे इंटेलेक्ट की क्रिएशन है. तो जिस तरीके से एक विडो हर 14 डेज़ में विदाउट फूड एंड वाटर रहती है, जीती है, उसी तरीके से ये हमारे साथ हो रहा है कि अब एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम विदाउट मोरालिटी एग्जिस्ट करेंगे. एंड द आइडिया ऑफ द नेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनेस्थेटिक्स दैट मैन हैज़ इन्वेंटेड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स फ्यूम्स द होल पीपल कैन कैरी आउट इट्स सिस्टमैटिक प्रोग्राम ऑफ द मोस्ट virulent self-seeking without being in the least aware of its moral perversion, in fact feeling dangerously resentful if it is pointed out. But can this go on indefinitely?
continually producing bareness of moral insensibility upon a large tract of our living nature. क्या ये नेशन, ये इनह्यूमैनिटी कितने समय तक चल सकती है, क्या हमेशा चल सकती है? This European war of nations is the war of retribution. Man, the person, must protest for his very life against the heaping up of things where there should be the heart and systems and policies where there should be flow living human relationship. तो अब ये मैन को इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पर उसका दिल होना चाहिए उसके वहाँ पे उस जगह पर उसकी मशीन है. ऑफ कोर्स नॉट इन द लिटरल सेंस, बट जहाँ पर ह्यूमैनिटी, लव, फ्रेंडशिप होना चाहिए वहाँ पर एक मशीनरी रिलेशनशिप है. एंड जहाँ पे फ्रेंडशिप होना चाहिए, ह्यूमन वो होना चाहिए, वहाँ पे ये मैकेनिकल सिस्टम्स एंड ऑफिशियल एग्रीमेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लो कर रही हैं. तो ये टाइम आ गया है कि पूरे वर्ल्ड के लिए यूरोप शुड फुल्ली नो इन आवर ओन पर्सन द टेरिबल अब्सर्डिटी. कि यूरोप को अब रियलाइज़ करना चाहिए कि वो इस नेशन को आइडेंटिफाई करे कि ये इट्स एन ईवल नेशन. अब बहुत लंबे समय से थ्राइव कर रहा है. मैन जो कि गॉड के सबसे अच्छे क्रिएशंस हैं, ये नेशनल मैन्युफैक्चरी के मतलब नेशन के अंदर मैन्युफैक्चर होके एक मनी मेकिंग पपेट की तरह बाहर आए हैं. ह्यूमन सोसाइटी ग्रू मोर एंड मोर इनटू अ मैरियोनेट शो ऑफ पॉलिटिशियंस, जो कि सोल्जर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें पूरे मतलब इस तरीके से लोग अपने आप को अरेंज कर चुके हैं. लेकिन जो अपोथेसिस है ऑफ सेल्फिशनेस, ये कभी भी इनटर्मिनेबल ब्रीड ऑफ हेट्रेड एंड ग्रीड, फियर एंड हिपोक्रेसी, सस्पिशन एंड टिरनी एंड इन देमसेल्व्स नहीं हो सकते. ये मॉन्स्टर्स ग्रो इनटू द ह्यूज शेप्स बट नेवर इनटू हार्मनी. एंड दिस नेशन मे ग्रो ऑन टू एन अनइमेजिनेबल कॉर्पुलेंस, नॉट ऑफ अ लिविंग बॉडी but of steel and steam and office building, till its deformity can contain no longer its ugly voluminous, till it begins to crack and gape, breathe grass and fire and grass with their rattle sound its cannon floors. So in this war, the death throes of the nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it had begun the dance of the fury, shattering its own limbs, scattering them into dust. It is the fifth act of the tragedy of the unreal. Those who have any faith in man cannot but fervently hope that the tyranny of the nation will not be restored, or to all its former teeth and claws, to its far-reaching iron arms and its immense inner cavity, all stomach and no heart. तो जिन लोगों का थोड़ा भी ह्यूमैनिटी में, थोड़े भी मैन और उसके रिलेशनशिप्स में फेथ है, वो यही होप कर रहे हैं कि नेशन वापस से और ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए. अब नेशन का ये जो वेल है, नेशन जो अपने अंदर ये इतनी सारी शॉर्ट कमिंग्स, इतनी बुराइयाँ छुपा के रखी थी कि बाहर तो वर्ल्ड के बाहर तो इट्स वेरी गुड, बट ये जितनी वो छुपा के रखी थी वो वेल अब राइज हो चुका है. लोगों को समझ आ गया है कि व्हाट इज़ द सोल, व्हाट इज़ ट्रू, अब उन्हें समझ आ गया है. सो शी हैड नेवर लेट वेस्ट हैड स्टूड फेस टू फेस विथ हर ओन क्रिएशन to which she had offered her soul. She must know what it truly is. अब वेस्ट उस नेशन के अपने क्रिएशन के फेस टू फेस खड़ा है, जिसकी वजह से उसने अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया है. She had never let herself suspect that slow decay and decomposition were secretly going on with her moral nature. तो वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि किस तरीके से नेशन के अंडर धीरे धीरे करके उसकी मोरालिटी धीरे धीरे सड़ रही थी, ख़राब हो रही थी, which often broke out in doctrines of skepticism, but still oftener and still more dangerously subtle manner showed itself in her unconsciousness of the mutilation and insult that she had been inflicting upon vast part of the world. Now she must know the truth nearer home. अब उसे ये समझना होगा, उसे इस ट्रूथ को देखना होगा, रियलाइज़ करना होगा द वेस्ट को. And then there will come from her own children those who will break themselves free from the slavery of this illusion, this perversion of brotherhood founded upon self-seeking, those who will not own themselves as God's children and as no bond slaves of machinery, which turns souls into commodities and life into compartments, which with its iron claws trackage out the heart of the world and knows what to be done. And if we of no nations of the world whose heads have been bowed to the dust will know that this dust is more sacred than the bricks which build the pride of power, for this dust is fertile of life and the beauty of and worship. We shall thank God that we were made to wait in silence through the night of despair, had to bear the insult of the proud and strong man's burden. Yet all through it, though our hearts quaked with doubt and fear, never could we blindly believe in the salvation which machinery offered to man, but we held fast to our trust in God. कि we should thank God कि अभी भी इतने सब के बाद भी कहीं ना कहीं गॉड थे, हमारा उनमें बिलीव था और हम लोगों ने कम्प्लीटली अपनी ह्यूमैनिटी से टच लूज़ नहीं किया. वी कैन स्टिल चेरिश, हम अभी भी होप कर सकते हैं कि ये नेशन ख़त्म हो जाए, हम वापस से लव और ह्यूमन आइडियल्स के ऊपर बेस कर लें अपनी गवर्नमेंट को और हम हमेशा फिर से ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ें.